स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फ़िज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने कर रहे थे राजस्थान बोर्ड की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम था परमाणुवीय भौतिकी। और प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें अपने स्टार्ट किया था कि जो परमाणु संरचना के लिए बोर ने मॉडल दिया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो बोर ने मॉडल दिया था वो मॉडल क्या था, मैथमेटिकल फॉर्म में भी था। मतलब उसने कई सूत्र दिए इलेक्ट्रॉन से संबंधित अलग अलग ज्ञात करने के। तो प्रीवियस वीडियो में अपने दो सूत्र निकाल लिए थे। एक सूत्र था इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का और दूसरा था कक्षीय इलेक्ट्रॉन के वेग का। अब अपने उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना जो फॉर्मूला है पहला वो अपने निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवर्ती। अब देखो आवर्ती क्या होती है। आवर्ती अपने कह देते हैं कि कोई भी वस्तु अगर मान लो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक वृत्ताकार गति करता है, और वृत्ताकार गति में अपने आवर्ती कहते हैं कि एक सेकंड में लगाई गई चक्रों की संख्या। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का वेग बहुत ज़्यादा होता है, तो वही अपने आवर्ती तभी निकालते हैं कि वो एक सेकंड में कितने चक्कर नाभिक के चारों ओर लगाता है, उसको आवर्ती कह देंगे। तो आवर्ती निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, सबसे पहले आवर्तकाल लिखते हैं, क्योंकि आवर्तकाल से आवर्ती निकलेगी। आवर्तकाल का क्या होती है, आवर्ती उल्टा होती है। ठीक है, तो आवर्ती यहाँ पे एफ एन से दर्शा रहे हैं और वो क्या है, 1/t के बराबर है। वैसे तो आवर्ती का निशान क्या होता है, एन से इसको दर्शाते हैं अपने, लेकिन यहाँ पे एन जो अपने ले रहे हैं वो मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षक की संख्या ले रहे हैं। तो जो कक्षा की संख्या ले रहे हैं तो तभी अपने यहाँ पे एन दोबारा ना काम में लेके एफ एन आवर्ती के लिए लेते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का अगर अपने को आवर्तकाल निकालना है तो आवर्तकाल किसके बराबर होता है, दूरी बटा वेग के बराबर होता है। आवर्तकाल यानी समय होता है, समय बराबर दूरी बटा वेग। और दूरी आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर एक चक्कर नाभिक के चारों ओर लगाता है, एक चक्कर लगाने में लगा समय ही आवर्तकाल होता है, तो एक चक्कर में जो दूरी चलेगा इलेक्ट्रॉन वो 2πrn चलेगा, और जो उसका वेग होगा वो क्या होगा, vn के बराबर आ जाएगा। तो 2πrn/vn इसका क्या आ जाएगा, आवर्तकाल। अब आवर्ती निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, आवर्तकाल का उल्टा कर देते हैं, मतलब उसका रिवर्स कर देते हैं। अब देखो जो आवर्ती का फॉर्मूला आया है इसमें आपको पता है कि vn और rn इन दोनों के फॉर्मूले अपने निकाल रखे हैं पहले। ठीक है, तो Vn और Rn का मान समीकरण 3 और 4 से लिख दो। तो समीकरण 3 और 4 आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये तो थी समीकरण नंबर 3। आप चाहे तो ये वाला मान रख दो Rn का, चाहे ये वाला रखो, बात एक ही है। ठीक है, और दूसरा समीकरण 4 जो अपने इलेक्ट्रॉन का कक्षीय वेग निकाला था उसमें ये वाली वैल्यू आई थी अपने पास। तो आप चाहे ये वाली वैल्यू रखो चाहे ये वाली वैल्यू रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब दोनों वैल्यू अपने क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। ठीक है, Vn और Rn की वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू मैंने जब पुट की, जब इसको सॉल्व किया आपने, तो 2π से ये 2π कैंसिल हो गया, बाकी कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो बाकी सबका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास जो आवर्ती आएगी 4π² k² mz²e⁴/n³ h³। अब देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दो आप। तो कांस्टेंट की जब वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आवर्ती का मान ये आ जाएगा, और आवर्ती की यूनिट हर्ट जो होती है तो ये आता है z² / n³ × 1.90 × 10⁻18। अब ये वाली जो वैल्यू है बुक में नहीं दी हुई है, ये वैल्यू आपको वैसे ही मैंने कैलकुलेट करके बता दी है, अभी इसका मान इतना आता है। तो आपको ज़रूरी नहीं भी ये वाली वैल्यू याद रखनी है, आपको याद क्या चीज़ रखनी है वो इससे आगे वाली लाइन है। तो देखो क्या है कि जो आवर्ती होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस किस चीज़ों पर निर्भर करती है। तो आवर्ती के सूत्र में एक तो z आ रहा है और एक n आ रहा है। अब आवर्ती जो होती है एफ एन वो z² के तो क्या होती है, समानुपाती, और एफ एन जो आवर्ती वो n³ के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कक्षकों की संख्या अगर आप बढ़ाओगे, किसी दूसरे या तीसरे कक्षक में निकालनी हो आवर्ती, तो वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे कक्षक बढ़ेंगे आवर्ती क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर आप परमाणु क्रमांक बढ़ाते हो, मतलब तत्व बदल देते हो, तो उससे क्या होगा, आवर्ती का मान बढ़ता है। तो यही इसमें से एक मेन क्वेश्चन आवर्ती में से कि आवर्ती का मान किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो आपने देख लिया कि दो चीज़ों पर ही आवर्ती का मान निर्भर करता है, या इसको कई बार ये भी लिख देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि n⁻⁻3। तो इसको n⁻⁻3 भी लिख सकते हैं भी। एफ एन समानुपाती किसके है, आपको कह दें n⁻3, 2-3 ऑप्शन दे दें, एक ऑप्शन आपको ऐसे मिलेगा एफ एन समानुपाती है n⁻⁻3। तो -3 का मतलब भी क्या है, 1/n³ है। ठीक है, तो ये था आवर्ती का। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। तो अब अपने निकालते हैं ऊर्जा का सूत्र। भाई कोई इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसकी ऊर्जा कितनी होती है चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन की।
तो nवीं कक्षा में चक्कर लगाते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग के क्या होती है, समान होती है। आपको पता है भी ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज और दूसरी स्थितिज। अब इलेक्ट्रॉन की अगर आपको कुल ऊर्जा निकालनी है तो गतिज और स्थितिज को क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो अब देखो अपना टारगेट ये है कि आपको गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों निकालनी है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो पहले अपने निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा होती है के एन बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और वी एन लेंगे यहाँ पे भी, एनवीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका वेग। अब जो बोर की प्रथम अभिग्रहित थी उसमें अपने क्या लिखा था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा था ना। आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार यहीं पे। देखो ये वाला फॉर्मूला था एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। तो अगर अपने यहाँ से एम वी स्क्वेयर का मान निकाले तो ये वाला आर इस आर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा। तो एम वी स्क्वेयर किसके इक्वल आ जाएगा, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा। तो वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखी है, वहाँ दोबारा चलते हैं अपने। तो देखो यहाँ फॉर्मूले में भी वही चीज़ मैंने लिखी है कि एम वी स्क्वेयर अपॉन एम वी स्क्वेयर किसकी इक्वल आ रहा है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन, वी एन और आर एन लिख दिए यहाँ पे। अब एम वी स्क्वेयर का मान आप रख दो भाई, ये एम वी स्क्वेयर का मान आ गया आपके पास, और एम वी स्क्वेयर का मान आप यहाँ पे पुट कर दो उठा के, ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे जब एम वी स्क्वेयर की जगह पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, के एन बराबर 1/2 के जेड स्क्वेयर अपॉन आर एन, और इसको दे दो समीकरण नंबर 5। ये अपने पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालते हैं अपने स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा में थोड़ी सी एक नई चीज़ आ गई है इसमें कि अभी तक आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, और वो फॉर्मूला आपके, मेरे को लगता है तीसरे चैप्टर में ये फॉर्मूला आपके आएगा, तीसरे या चौथे चैप्टर में सॉरी आएगा ये फॉर्मूला आपके, वहाँ पे आप अपने इसको पढ़ेंगे। तो एक बार आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए मैं हिंट दे दूं कि जब अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात की थी प्रीवियस ईयर, जो गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर था, क्योंकि उसके जैसे फॉर्मूले इस चैप्टर में आ रहे हैं आपके पास, तो जब अपने गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकाली थी तो उसका मान अपने पास आया था जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और अपॉन में क्या आया था, आर आया था। ठीक है, और माइनस की आई थी ये, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये फॉर्मूला निकाला था। अगर आपको नहीं याद तो प्रीवियस ईयर के नोट्स उठा के देख लेना या बुक उठा के, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो अब बिल्कुल इसी की तरह तुलना करते हुए अपने क्या करते हैं, दो आवेशों के लिए लिखते हैं, क्योंकि यहाँ दो द्रव्यमान होते थे और अपने पास यहाँ पे दो आवेश हैं। तो जी की जगह तो क्या आ जाएगा यहाँ कांस्टेंट के, Q1 Q2 और अपॉन में क्या आ जाएगा आर। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और अगर आप कहो कि सर ये आया कहाँ से, तो वो उसका डेरिवेशन आपके चौथे चैप्टर में आएगा, वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ ओनली इसका फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है ना, तो फॉर्मूला याद रखो। अब देखो दो आवेश हो है कौन से, क्योंकि अपने एक तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसकी निकाल रहे हैं ऊर्जा। तो एक तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, नाभिक का आवेश। तो नाभिक पर तो जो आवेश होता है वो प्रीवियस अपने पढ़ चुके हैं कि जेड ई होता है, तो Q1 इज इक्वल टू जेड ई, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो Q2 इज इक्वल टू माइनस ई के बराबर होता है। अब Q1 और Q2 के मान आप उठा के क्या करो, इस समीकरण में पुट कर दो, तो जेड ई और माइनस ई अपॉन आर एन। अब एक चीज़ और कि जब भी स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान, तो जो आवेशों के प्लस और माइनस होते हैं वो साथ में लिखते हैं, हमेशा साथ में लिखेंगे। इसका कारण भी अपने इसी चैप्टर में पढ़ेंगे पहले वाले में। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे, एक तो फॉर्मूला स्थितिज ऊर्जा का, और दूसरी चीज़ कि आवेशों के लिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो अपने चिन्ह सहित रखते हैं स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, तो चिन्ह सहित अपने रख दिए इसके मान। तो अपने पास जो स्थितिज ऊर्जा का मान आ गया वो आ गया के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन, इसको समीकरण नंबर 6 दे दिया अपने। अब अपने क्या करते हैं, कुल ऊर्जा निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं, के एन प्लस यू एन, यानी स्थितिज प्लस गतिज। तो देखो गतिज ऊर्जा का मान तो ये था और स्थितिज का ये आ रहा है। तो अब इसमें से देखो एक चीज़ कॉमन आ रही है, के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन, और यहाँ पे भी के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन। तो जब इसको कॉमन लोगे तो देखो यहाँ तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा पहले में। तो यहाँ क्या बचा, 1/2, और माइनस में यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1। और जब 1/2 में से आप 1 घटाओगे तो ये माइनस का 1/2 बचेगा, और साथ में जो कॉमन निकाला हुआ है वो आ जाएगा आपके पास। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी है -1/2 के जेड ई स्क्वेयर अपॉन आर एन, ये इसका मान आ जाएगा आपके पास कुल ऊर्जा का। अब फिर इसमें क्या है कि नेक्स्ट इसका सही तरीके से मान निकालने के लिए अपने क्या करते हैं कि इस आर एन का मान अपने समीकरण 3 से दोबारा रख देते हैं। आर एन का क्या मान आएगा, तो आर एन होता है यहाँ पे एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 4 स्क्वेयर के एम जेड ई स्क्वेयर। तो यहाँ से 2 से ये 4 कैंसिल होकर यहाँ बचेगा 2।
तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा का, सॉरी कुल ऊर्जा का, -2k² Z²E⁴m/n²h²। इसको समीकरण नंबर 6 दे दी। अब जैसे आप प्रीवियस फॉर्मूले में करते थे, जो जो कांस्टेंट आपको पता होते थे उन सब के मान रख दो। तो यहाँ बचेगा क्या, एक तो Z² बचेगा ऊपर और नीचे क्या बच जाएगा, n² बच जाएगा। बाकी सारों के मान आप पुट करो। तो जब अपने इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे अपने पास मान आ जाता है -Z² इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये क्या आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है जूल में आपके पास। ठीक है, तो ऊर्जा का मान तो अपने पास ये वाला आ गया है। अब नेक्स्ट अपने क्या निकालना है, एक नई चीज़ यहाँ पे और आ रही है। एक नई चीज़ तो आपने ऊपर पढ़ लिया, वो है स्थितिज ऊर्जा, और दूसरी नई चीज़ इसी में आ रही है, वो भी आपके 3rd चैप्टर में है। एक बार इसको याद रख लो और आप आसानी से याद रख सकते हो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, कि आपको भी सर अभी तो 3rd चैप्टर हुआ ही नहीं, आपने वीडियो नहीं दी, तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। देखो क्या है कि आवेशों हेतु ऊर्जा का एक अन्य मात्रक अपने काम में लेते हैं। ठीक है ना, आवेशों के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा का एक अन्य मात्रक काम में लेते हैं, जिसे अपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं। ये शायद केमिस्ट्री में हो आपके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने काम में लेते हैं। और देखो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है, उसका मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। और ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे भी ये मान आया कैसे है। ठीक है ना, जो विभव वाला चैप्टर आएगा, वोल्टेज वाला आएगा, उसमें आप इसको पढ़ोगे। तो आप डायरेक्ट एक बार इसको याद रखो भी, जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये वाली वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के आवेश में वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है भी, आपको क्या है, न्यूमेरिकल में ये चीज़ काम में आती है। तो न्यूमेरिकल में आपको या तो वैल्यू ऊर्जा की जूल में दी होगी या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक में दी होगी, दूसरे में आपसे पूछ लेगा भी इसमें ज्ञात करो। तो देखो यदि ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो उसे जूल में परिवर्तित करना हो, आपको मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो और उसे आपको जूल में निकालना हो, तो आप क्या करते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से गुणा किया जाता है। अपने क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं इसको भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो दिया और उसको आपको कह दें भी इसको जूल में बदलो, तो आप क्या करोगे, गुणा करोगे। या आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है और जो फाइनल आंसर है वो आपको जूल में दे रखा है, तो आप क्या करोगे, जूल में चेंज करने के लिए इससे गुणा करोगे। और दूसरी चीज़, यदि जूल में दिया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो आप उल्टा कर दोगे, क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग किया जाता है, अपने इसको भाग दे देंगे। तो ये तो है ऊर्जा का एक रूप से दूसरे में परिवर्तन, भी एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे चेंज करते हैं, वही चीज़ है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो वही चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़, अपने पास क्या था, जूल में मान था, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, तो दूसरा चीज़ आएगी इसमें भी, जूल में दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जूल वाली वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भाग दे दो। तो वही भाग अपने दे दिए यहाँ पे। तो जब आप भाग दोगे इसको, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी, इसको भाग दोगे तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। तो जो ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वो आपके पास आ जाएगा -Z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक चीज़ और आ रहा है इसमें कि जो ऊर्जा का मान आपके पास कुल ऊर्जा आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। देखो नेगेटिव साइन साथ साथ चल रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ऊर्जा के लिए क्या दर्शाता है, क्योंकि ऊर्जा की कोई दिशा तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ में आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, वही गुरुत्वाकर्षण वाला कारण है जो बताया है गुरुत्वाकर्षण में आपको। तो देखो इसका कारण मैंने लिखा हुआ है, बुक में ये कारण नहीं दिया हुआ, बुक में इसको ओनली ये लिखा हुआ है कि नाभिक के साथ आकर्षण बल से जो इलेक्ट्रॉन है वो बंधा होता है, इस कारण उसकी ऊर्जा ऋणात्मक होती है। सही कारण इसका देखो क्या है, एक्सप्लेन करके, वो भी कारण सही है लेकिन थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करते हैं कि अतः हम देखते हैं कि कक्षीय इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, मतलब नेगेटिव होती है। इसका कारण यह है कि नाभिक के चारों ओर घूमने के कार्य इलेक्ट्रॉन स्वयं नहीं करता है, मतलब ऐसे नहीं भी इलेक्ट्रॉन खुद घूमेगा, अपितु नाभिक का आकर्षण बल उसे घुमाने का कार्य करता है। मतलब भी इलेक्ट्रॉन खुद ना घूम के उसको घुमाता कौन है, नाभिक घुमाता है उसे। और जब नाभिक घुमाता है तो मतलब नाभिक उस पर कार्य कर रहा है। और आपको पता है भी अगर तो हम खुद कार्य कर रहे हो वो कार्य आप पॉजिटिव लेते हो, और अगर अपने पर कोई कार्य कर रहा है तो वो कार्य आप क्या लेते हो, नेगेटिव। ठीक है ना, तो अब नाभिक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कार्य कर रहा है, तो इस कारण इलेक्ट्रॉन का जो कार्य होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव आने के कारण अपने क्या लेंगे, जो कार्य ऊर्जा प्रमेय से आपको पता है किया गया कार्य ऊर्जा में चेंज हो जाता है।
तो वही ऊर्जा अपनी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि कार्य यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कार्य कर कौन रहा है, यहाँ पे नाभिक कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का कार्य नेगेटिव आ जाएगा। तो अब वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, अतः नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर कार्य किया जाता है, अतः ऊर्जा और कार्य का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ बद्ध रहता है, मतलब बद्ध का मतलब बंधा रहता है। बंधा किसके कारण, आकर्षण बल के कारण। अतः यदि इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से ऊर्जा दे तो उसकी कुल ऊर्जा जीरो हो जाएगी। अब इसको देखो जीरो कैसे हो जाएगी, अर्थात वह मुक्त हो जाएगा। इसको समझते हैं एक उदाहरण से। भी आपको कह दें भी हाइड्रोजन के लिए आप प्रथम कक्षा के लिए ऊर्जा निकालो, तो हाइड्रोजन के लिए आप जानते हो जेड का मान भी 1 होता है, और प्रथम कक्षा के लिए निकालनी है तो एन का मान भी 1 रखेंगे। तो जो आपके पास ऊर्जा आ जाएगी हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा के लिए, वो आ जाएगी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नेगेटिव ऊर्जा आ रही है। अब अगर आप ऊर्जा बाहर से दे रहे हो तो वो वाली ऊर्जा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। वो वाली ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि आप कार्य कर रहे हो तो आपके द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। तो आप जो अगर मान लो बाहर से इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव ऊर्जा इसको दे दो बाहर से, तो टोटल ऊर्जा इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब जब इसकी टोटल ऊर्जा जीरो होगी तो इस इलेक्ट्रॉन को अपने मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कार्य नहीं करता, मतलब ये नाभिक से आज़ाद हो जाता है, नाभिक के साथ बंधा नहीं रहता है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर हम अपने इस फॉर्मूले से बात करें तो ऊर्जा जीरो कब हो सकती है, ये वाला मान तो कुछ भी रखो आप, z बराबर जीरो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, z इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होते हैं, तो z का मान तो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन n का मान अगर आपके पास अनंत हो जाए, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है अनंतवीं कक्षा में चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा का मान जीरो। तो अनंतवीं कक्षा का मतलब है भी इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाए, मतलब नाभिक के आकर्षण बल से वो आज़ाद हो जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तभी क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, मतलब अपने उसको अगर बाहर से ऊर्जा दे दें तो इस कारण क्या होता है कि जो उसकी ऊर्जा जितनी नेगेटिव है उतनी पॉजिटिव ऊर्जा देने पर कुल ऊर्जा उसकी जीरो हो जाएगी। अब नेक्स्ट है कि बोर का मॉडल आपको पता है भी किसके लिए था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए था। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए अपने क्या करते हैं, ऊर्जा का मान निकालते हैं अलग अलग कक्षकों के लिए। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z 1 होता है और इसमें n बराबर 1 रखें ऊर्जा वाले फॉर्मूले में, तो जो पहले कक्षक की ऊर्जा आ जाएगी वो आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसे हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था कहते हैं। ठीक है ना, मूल अवस्था यानी ग्राउंड स्टेट कह देते हैं, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाता है जो n बराबर 1 वाली कक्षा है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता क्या कहलाता है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है इस इलेक्ट्रॉन की। अब ऐसे नहीं, आपको देखो n बराबर 1 का मतलब क्या है, ये वाला कौन सा कक्षक है, 1s कक्षक है, जो जिसे आप केमिस्ट्री में 1s 2s 2p ये कक्षक बोल देते हो ना, तो ये 1s कक्षक है यहाँ पे। तो 1s कक्षक जब आप लिखते हो, अब आप कहोगे भी सर हाइड्रोजन के लिए तो 1s में ये एक इलेक्ट्रॉन रहता है, 2s तो होता ही नहीं है उसके लिए, लेकिन अगर आप सही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो 1s 1 हो जाएगा इसमें, और 2s क्या होता है इसमें, जीरो होता है, मतलब दूसरे में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते भी कक्षक इसमें अवेलेबल ही नहीं होंगे, 2s 3s होंगे नहीं, ये चीज़ गलत है। इसमें कक्षक सभी उपस्थित होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, पहले कक्षक में रहता है, बाकी सभी खाली होते हैं, तो तभी अपने उनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो अपने हाइड्रोजन के लिए अगर n बराबर 2 के लिए निकालें, यानी दूसरे कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसके लिए जो ऊर्जा का मान आएगा वो आएगा आपके पास यहाँ 1/4 हो जाएगा, और ये 4 इससे कैंसिल हो गए, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह तीसरी कक्षा के लिए निकालें तो क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा आएगी 1/9 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, n बराबर 2, 3, 4 को हाइड्रोजन परमाणु की उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है 1s कक्षा में रहता है, यानी पहली कक्षा में रहता है n बराबर 1 कक्षा में। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा वाला है उसको बाहर से ऊर्जा दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर से अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं तो बोर कहता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा देने पर वो निम्न से उच्च कक्षा में चला जाता है।
जिसको अपने क्या बोल देते हैं, उसकी उत्तेजित अवस्था बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन में n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन कब उपस्थित होगा, जब उसका पहली कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूसरी में चला जाएगा, यानी उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। n बराबर 3 में कब होगा, जब उसका इलेक्ट्रॉन या तो पहली से तीसरी में चला जाएगा, या आपने उत्तेजित करके पहली से दूसरी में भेजा, फिर दूसरी से उत्तेजित करके आप तीसरी में उसको भेज दो, तब जा सकता है। तो ये वाली आपको इसमें इतनी बात याद रखनी है भी n बराबर 1 तो उसकी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट होती है, और बाकी सारी अवस्थाएं क्या होती हैं हाइड्रोजन के लिए, एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्थाएं होती हैं। बस इतनी बात आप याद रखो। अब देखो नेक्स्ट आता है ऊर्जा का ग्राफ। तो ऊर्जा का अपने एक सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं। तो देखो अगर अपने ऊपर वाले पर गौर करें तो ऊर्जा का मान जैसे जैसे कक्षक बढ़ा रही है और नेगेटिव में कम हो रहा है, मतलब पहले -13.6 था, फिर -3.4, -1.51, तो नेगेटिव में ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो अब अपने देखो अगर अपने यहाँ पे दिखाएं ऊर्जा का ग्राफ दिखाना चाहें तो n बराबर 1 के लिए बिल्कुल नीचे वाला मान लिया, n बराबर 2 के लिए ऊर्जा यहाँ पे मान ली। तो अब आप कहोगे भी सर ऐसे तो ऊर्जा बढ़ती होती है, तो वास्तव में तो बढ़ ही रही है। कैसे बढ़ रही है, देखो कि नेगेटिव में जो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, वो वास्तव में क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। भाई ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, मुक्त करना है किसी कक्षा से, तो आपको पॉजिटिव में उतनी ही एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। भाई अगर इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा इतनी होगी, और अगर आपको फ्री करना है तो बाहर से आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा देनी पड़ेगी। और अगर मान लो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में दूसरी अवस्था में पड़ा है, तो आपको इसको मुक्त कराने के लिए +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन को दी जाने वाली एनर्जी है वो कम हो रही है। भी पहली कक्षा से मुक्त कराना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी से मुक्त कराना है तो कम, तीसरी से मुक्त कराना है तो और कम। तो ये ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, जैसे जैसे कक्षक होते हैं तो बाहर से दी जाने वाली ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब इसका क्या कारण है, अभी कम क्यों होता है, तो वो देखो आता है, हम देखते हैं कि ऊर्जा का जो ऋणात्मक मान है वो कम होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस कारण जो पॉजिटिव होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम होना प्रारंभ हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि n बराबर 3 कक्षक से इलेक्ट्रॉन मुक्त करवाना तो हमें 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रदान करनी पड़ेगी, अर्थात कम ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे तो ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी मुक्त करवाने के लिए, और अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ कम देनी पड़ेगी ऊर्जा। इसका कारण यह है कि बाह्य या उच्च कक्षकों में जो बाह्य कक्षक होते हैं, मतलब n बराबर 2, 3, 4 ये उच्च कक्षक हैं और ये निम्न कक्षक है, तो इस पर क्या होता है, नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। भाई अब देखो जो नाभिक के ज़्यादा पास है उस पर नाभिक का आकर्षण बल भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि k Q1 Q2 अपॉन r² होता है, और r का मान कम होने पर f का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। f इज़ क्या होता है, 1/r² के समानुपाती। अब r का मान कम है तो f का मान ज़्यादा, और r का मान ज़्यादा है तो f का मान कम। तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो मान लो देखो यहाँ पड़ा है, ये अलग अलग बना देता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन तो स्टार्टिंग में यहाँ इस n बराबर 1 में पड़ा है, तो ये नाभिक के ज़्यादा नज़दीक है तो आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बात करें तो अब ये नाभिक से थोड़ा दूर हो गया, तो अब इस पे आकर्षण बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो बढ़ गई। आवेश उतना ही है, अभी इलेक्ट्रॉन ही ये और जेड ही आवेश इस पे है, लेकिन दूरी बढ़ रही है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है तो इसकी और ज़्यादा दूरी बढ़ गई। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, मतलब बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होने से वो जल्दी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, इस कारण उनको क्या होता है, कम ऊर्जा देने पर ही वो मुक्त हो जाते हैं, ये इसका कारण है। अब नेक्स्ट आता है तीनों ऊर्जाओं में संबंध। तो संबंध निकालने के लिए तीनों के सूत्र लिखो और तीनों में संबंध लिख दो। तो देखो आपको पता है कि गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक होता है और स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा क्या होती है, ऋणात्मक। तीनों के फॉर्मूले लिखो। फॉर्मूले में देखो कि En और Kn का मान है, ये वैसे तो समान ही है लेकिन यहाँ नेगेटिव आ रहा है यहाँ पॉजिटिव, तो Kn बराबर -En के इक्वल आ जाएगा। और Un जो आ रहा है वो इसके क्या आ रहा है, हाफ के इक्वल आ रहा है, मतलब इसको 2 से भाग दे दो तब ये क्या बन जाएगा, इसके इक्वल बनेगा, और आगे क्या लगा दो, माइनस। या फिर आप क्या करो, अगर नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो इस Kn के आगे माइनस लगा दो, इन दोनों को प्लस लिख दो आप, बात तो एक ही है। UN बराबर Kn UN/2 बराबर -Kn आ जाएगा, और दूसरा En किसकी इक्वल आ जाएगा, -Kn की, यानी इसको जब माइनस से गुणा करोगे आप तब ये किसकी इक्वल आ जाएगा, En की इक्वल। तो जैसे मर्जी निकाल लो, आपको तीनों फार्मूले याद होने चाहिए
ऊर्जा की। तो अब ये था आपका ऊर्जा का फॉर्मूला। बोर के फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। बस एक फॉर्मूला अपने को और निकालना है इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन की दो कक्षक हैं उनके बीच ऊर्जा का जो गैप होता है वो कितना होता है। नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। बाकी इसके क्या करो, एक तो आप न्यूमेरिकल नंबर इसका फर्स्ट है जो वो फर्स्ट न्यूमेरिकल करके देखना, अभी एक ही न्यूमेरिकल आपके करने के योग्य हुआ है। और बाकी कई एमसीक्यू हैं इसमें जो यानी कि बहुचयनात्मक प्रश्न, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं जो, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें। जो जो क्वेश्चन आपसे वो ट्राई करना। नेक्स्ट एक वीडियो मैं आपके क्वेश्चंस पर ही बनाऊंगा कि अब तक के जितने टॉपिक आपको करवा दिए उस पर जो आपके बहुचयनात्मक है, चाहे वो अति लघुत्रात्मक है, लघुत्रात्मक या आंकिक प्रश्न, जितने भी कवर हो जाएंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे। तो इसको लिखो, याद करो, जो नई चीज़ें आपने सीखी हैं उनको एक दो बार लिख के देखो भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आसान सी चीज़ें आपके आसानी से याद हो जाएंगी। तो फिजिक्स को याद करने का तरीका हर बार मैं बताता हूँ, लिख लिख के याद करना होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।